नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। गांधीनगर में गुजरात बार काउंसिल में नवनिर्वाचित अधिवक्ताओं के शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल। सुरीश्वर महाराज की 150वीं जयंती के अवसर पर जारी किया 150 रुपए का सिक्का। त्रिपुरा में आरंभ होगी मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना। राज्य में भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर अगरतला में जेपी नड्डा ने की घोषणा। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिपुरा में विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध। पुंछ के चमरेर समेत कई इलाकों में हथियारबंद लोगों की संदिग्ध गतिविधि के बाद सुरक्षा बल अलर्ट। पुलिस, एसओजी और सेना के जवानों का सघन तलाशी अभियान जारी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित मंदिर में तोड़फोड़ की घटना को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने जताई कड़ी आपत्ति। स्थानीय प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की मांग की। और चैंपियंस ट्रॉफी के खिताबी मुकाबले में भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड की हालत खराब। विलियमसन और रचिन रविंद्र सहित शुरुआती 5 बल्लेबाज पवेलियन लौटे। और समाचार में सुर्खियों के बाद अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात का दौरा किया है। वो इस वक्त गुजरात दौरे पर हैं। गुजरात के गांधीनगर में गुजरात बार काउंसिल द्वारा नवनिबंधित अधिवक्ताओं ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने समारोह में हिस्सा लिया और कार्यक्रम को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान गुजरात बार काउंसिल द्वारा आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल हुए और उन्होंने समारोह को संबोधित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात दौरे के दौरान आचार्य भगवंत श्री बुद्धिसागर सुरीश्वर महाराज की 150वीं जयंती के अवसर पर 150 रुपए के स्मारक सिक्के का विमोचन किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी इसकी जानकारी साझा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि कर्म, धर्म, ध्यान और ज्ञान को जीवन मूल्य बनाने वाले पूज्य बुद्धिसागर सुरीश्वर जी महाराज के सम्मान में जारी ये स्मारक सिक्का उनकी स्मृति को अमर बनाएगा और आने वाली पीढ़ियों को उनके आदर्शों को जानने के लिए प्रेरित करेगा। इससे पहले अहमदाबाद में अमित शाह ने सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट की ओर से पुनर्मुद्रित पुस्तकों का विमोचन किया। ये तस्वीरें गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट द्वारा पुनर्मुद्रित पुस्तकों का विमोचन कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। आपको बता दें कि हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स सेंटर का शिलान्यास भी गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज त्रिपुरा में बालिकाओं के लिए 2 नई योजनाओं, मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना की घोषणा की। त्रिपुरा में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के लगातार 7वें वर्ष के उपलक्ष्य में अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में एक मेगा पार्टी रैली को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने त्रिपुरा सरकार की इन 2 नई योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना के तहत यदि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार में कोई लड़की पैदा होती है तो राज्य सरकार उसके नाम पर बॉन्ड के रूप में 50,000 रुपए जमा करेगी। लड़की के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद उसे कुल 10 लाख रुपए मिलेंगे, जिसका उपयोग उसकी शिक्षा और अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। छात्राओं के लिए दूसरी योजना मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना है। इस योजना के तहत त्रिपुरा बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई परीक्षा में बैठने वाली 140 मेधावी छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। जेपी नड्डा ने कहा कि इन दोनों योजनाओं की परिकल्पना मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने की है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा त्रिपुरा में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के दूसरे कार्यकाल के पूरा होने के अवसर पर अगरतला पहुंचे। इससे पहले जेपी नड्डा ने अगरतला में एक रैली को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने कहा कि हमारी नीतियां कागजों में नहीं होती हैं, हमारी नीतियां सचिवालय की फाइलों में बंद नहीं होती हैं, हमारी नीतियां त्रिपुरा की धरती पर आम आदमी को लाभ देने के लिए होती हैं। हम सत्ता का उपयोग जनता की सेवा के लिए करते हैं। इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार
लगातार सरकार में विराजमान हैं और प्रधान सेवक के रूप में जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारी नीतियां सचिवालय के फाइलों में बंद नहीं होती हैं। हमारी नीतियां त्रिपुरा की धरती पर आम आदमी को लाभ देने के लिए लगती है। सत्ता हमारा ध्येय नहीं है, सेवा हमारा ध्येय है और सत्ता सेवा का माध्यम है। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार लगातार सरकार में विराजमान है। उनके नेतृत्व में वो प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार गांव की सरकार है, गरीब की सरकार है, दलित की सरकार है, वंचितों की सरकार है, आदिवासी भाई बहनों की सरकार है। ये समाज की हर वर्ग की चिंता करने वाली सरकार है। इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि इस तरह आपका आशीर्वाद हमें बार बार मिलता रहे और हम लोगों की सेवा करते रहें। ये सरकार गांव की सरकार है, गरीब की सरकार है, दलित की सरकार है, आदिवासी भाइयों की सरकार है, महिलाओं की सरकार है, युवाओं की सरकार है, किसान की सरकार है, वंचित की सरकार है, शोषित की सरकार है और ये समाज के हर एक पिछड़े वर्ग की चिंता करने वाली सरकार है। वो कमल का निशान, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आपका आशीर्वाद एक बार नहीं बारंबार मिलता रहे। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन आज जम्मू पहुंचे और जम्मू कश्मीर के शीर्ष पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। कार्यभार संभालने के बाद जम्मू क्षेत्र में उनकी ये पहली सुरक्षा समीक्षा बैठक है। इससे पहले वो कश्मीर गए थे। जम्मू कन्वेंशन सेंटर में हुई इस बैठक में अर्धसैनिक बलों, खुफिया एजेंसियों और जम्मू कश्मीर की निगरानी करने वाले गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। विभिन्न जिलों के एसएसपी भी एक सत्र में शामिल हुए। समीक्षा से पहले बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने शनिवार को ऑपरेशनल ब्रीफिंग के लिए पुंछ में नियंत्रण रेखा एलओसी का दौरा किया। वो सीआरपीएफ, आईबी और अन्य एजेंसियों के प्रमुखों के साथ आज की चर्चा में शामिल होने वाले प्रमुख अधिकारियों में से एक हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कठुआ, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, रियासी, राजौरी और पुंछ के ऊपरी इलाकों में आतंकवादियों की मौजूदगी की खबरों पर चिंता जताई है। इन खतरों को बेअसर करने के लिए सेना, अर्धसैनिक बलों, जम्मू कश्मीर पुलिस और विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा संयुक्त अभियान के लिए एक रणनीति को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। इस साल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही 19 दिसंबर, 4, 5 और 11 फरवरी को 4 उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षाओं की अध्यक्षता कर चुके हैं। गृह सचिव का आज का दौरा 30 दिसंबर को कश्मीर में उनकी समीक्षा के बाद जम्मू कश्मीर में उनका दूसरा सुरक्षा आकलन है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी है। चमरेर और पुंछ के कई इलाकों में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया है। इलाके में हथियारबंद लोगों की संदिग्ध गतिविधि देखने के बाद सुरक्षा बलों ने पुंछ जिले के कई इलाकों में व्यापक तलाशी अभियान चलाया। पुलिस, एसओजी और सेना के जवानों की एक संयुक्त टीम ने संदिग्ध स्थानों और संवेदनशील जगहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इलाके में तलाशी अभियान चलाया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अनुसार इलाके में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त बलों को तैनात किया गया है। और यहां समाचार में रुक रहे हैं एक विराम के लिए, बने रहिए हमारे साथ। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति।
पश्चिम बंगाल में जादवपुर विश्वविद्यालय में 1 मार्च से ही स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, जिसमें लगातार विरोध प्रदर्शन और प्रशासनिक व्यवधान जारी है। इस बीच भाजपा और VJYM के कार्यकर्ताओं ने आज बड़े पैमाने पर विरोध मार्च निकाला। बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता शुवेंदु अधिकारी भी इस विरोध मार्च में शामिल हुए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा करते हुए लिखा, आज मैंने शैक्षणिक संस्थान में चल रही अराजकता के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने के लिए प्रिंस अनवर शाह रोड पर नवीना सिनेमा से जादवपुर पुलिस स्टेशन तक VJYM और पश्चिम बंगाल भाजपा द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित विरोध मार्च में भाग लिया। उन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से आग्रह किया कि जादवपुर विश्वविद्यालय परिसर में चल रही अशांति के मद्देनज़र विश्वविद्यालय के भीतर केंद्रीय बलों को तैनात किया जाए, क्योंकि राज्य सरकार परिसर में और उसके आसपास व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही है। साथ ही उन्होंने मांग की कि लंबे समय तक शैक्षणिक व्यवधानों से बचने के लिए राजनीतिक संगठन जिन्होंने विश्वविद्यालय में हिंसा को बढ़ाया है, जैसे कि वामपंथी और वामपंथी छात्र संगठन, TMC छात्र विंग और WBC UPA और JUTA को तुरंत भंग किया जाना चाहिए और शिक्षण, शोध, शैक्षिक और शैक्षणिक संबंधित कार्यों को छोड़कर सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में बालूरघाट एक्सप्रेस में महिला के साथ अभद्र व्यवहार मामले में आरोपी माफिकुल इस्लाम को जमानत मिल गई है। इस मामले में भाजपा नेता अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर जमकर हमला बोला है। अमित मालवीय ने अपने एक्स पर वीडियो साझा करते हुए लिखा कि NCW इंडिया के हस्तक्षेप के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने माफिकुल इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया, जो बालूरघाट एक्सप्रेस में एक लड़की का गुप्त रूप से वीडियो बना रहा था। लेकिन बंगाल के सभी VIP अपराधियों की तरह उसे भी उसी दिन जमानत मिल गई। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी प्रशासन ने अपने कदम पीछे खींच लिए। मुस्लिम समूहों को विरोध करने और अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले बंगाली हिंदू लड़की के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की अनुमति दे दी। इस बीच अपराधी जिम नवाज, जिसने सार्वजनिक रूप से अपनी पहचान बताकर महिला को खतरे में डाला, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करने में शामिल हुआ, वो अब भी फरार है। NCW ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। अमित मालवीय ने लिखा कि अगर पश्चिम बंगाल पुलिस अपराधी को गिरफ्तार करने और आरोपी पर आरोप लगाने में विफल रहती है तो वो सभी दूसरे उपलब्ध विकल्पों पर विचार करेंगे। उन्होंने लिखा कि वो पश्चिम बंगाल को दूसरा बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, मंत्री परवेश वर्मा, विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और अन्य भाजपा नेता लोधी गार्डन में आयोजित वसंत महोत्सव में शामिल हुए और लोगों से बजट को लेकर सुझाव लिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि वो लोधी गार्डन में जनता से बजट और दिल्ली सरकार से उनकी अपेक्षाओं के बारे में सुझाव लेने आई हैं। ढेर सारी भारतीय टीम को शुभकामनाएं, खूब अच्छा खेलें और देश का नाम रोशन करें। और आज हम लोग यहाँ पे लोधी गार्डन में जनता के सुझाव के लिए आए हैं कि जनता बजट के निमित्त और दिल्ली सरकार से अपनी अपेक्षाओं के लिए अपने सुझाव दे। तो यहाँ पर हमारे मंत्री परवेश जी, हमारे विधायक यहाँ पे लोगों के बीच में हैं, उनके साथ रहते हुए चाय पे चर्चा करते हुए सुझाव भी ले रहे हैं और इसी तरीके से अलग अलग वर्गों में जा करके सभी को हमने बोला है कि जनता की अपेक्षाएं और उनके सुझाव लिए जाएं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने नेता प्रतिपक्ष आतिशी के दिल्ली समृद्धि योजना पर दिए गए बयान को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आतिशी के बयान में निराशा और हताशा नजर आ रही है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली की भाजपा सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बार बार आतिशी मार लेना को कामचलाऊ मुख्यमंत्री कहते थे और आतिशी मार लेना के इस बयान में मुझे हताशा और निराशा ज़्यादा दिखती है। वो खुद संवैधानिक पद पर रही हैं, उनको कुछ कानूनी प्रक्रिया का मालूम होना चाहिए। किसी भी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसकी योजना बनानी पड़ती है, उसके लिए बजट अप्रूव करना पड़ता है, कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए। वो काम हमने कर दिया, 5100 करोड़ रुपये इसके लिए आवंटित कर दिए। और जितने गड्ढे आतिशी मार लेना छोड़ के गई, अरविंद केजरीवाल छोड़ के गए, उनको भरने में थोड़ा समय लगेगा। हमारी कमिटमेंट है कि हम हर वादा पूरा करेंगे। उस दिशा में हमने कल कदम बढ़ा दिया। बहनों को महिला समृद्धि योजना में 2500 रुपये मिलने प्रारंभ होंगे। उसके साथ साथ दिल्ली का विकास भी करना है, डेवलपमेंट भी करना है, सीवेज की समस्या, सड़कों की समस्या, सफाई की समस्या, उसको भी ठीक करना है। तो आतिशी मार लेना, मैं आपसे सिर्फ एक निवेदन करता हूँ, 37 महीने हो गए पंजाब की महिलाएं आपको ढूंढ रही हैं, कृपा करके उन पर ध्यान दें, दिल्ली की चिंता हम कर लेंगे।
वहीं भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने आतिशी से पंजाब को लेकर सवाल पूछा है। उन्होंने पूछा है कि पंजाब में महिलाओं को कब पैसे दिए जाएंगे। केजरीवाल जी ने दे दिए थे क्या? भगवंत मान ने दे दिए क्या? अपने गिरबान में झांकना चाहिए, पहले बात करनी चाहिए भगवंत मान से और उसके बाद दिल्ली पे आरोप लगाना चाहिए। हमने जो संकल्प किया है उसको पूरा करेंगे। कर्मचारियों और अधिकारियों में काम का तनाव कम करने के लिए रविवार को शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से यूनिटी क्रिकेट कप का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि खेल भावना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि खेल भावना से तनाव कम होता है और एकता का स्वभाव बनता है। गौरतलब है कि शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से ये टूर्नामेंट आयोजित किया गया था, जिसमें कुल 5 टीमों ने भाग लिया था। टूर्नामेंट की विजेता शहरी विकास मंत्रालय की टीम रही। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव राहुल कपूर को मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया। टूर्नामेंट यूनिटी कप का मेन उद्देश्य है, जो काफ़ी सीनियर ऑफिस वरिष्ठ अधिकारी है, सेक्रेटरी साहब है, एडिशनल सेक्रेटरी है, चेयरमैन अडको, चेयरमैन एनबीसीसी, डायरेक्टर जनरल सीपीडब्ल्यूडी, देन वाइस चेयरमैन डीडीए, ये सब टीम मिलके सीनियर वरिष्ठ अधिकारी काफ़ी हम लोग क्या करते हैं, सुबह से शाम तक हम लोग ऑफिस में काम करता रहता है। इससे क्या होगा, स्ट्रेस बस्टर है, थोड़ा यूनिटी भी रहेगा, हेल्थ भी सही रहेगा, ये मेन उद्देश्य है। खेल भावना जो है अपने आप में हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन में कोई काम करता हो, विद्यार्थी हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो या कर्मचारी किसी विभाग के हैं, मिलकर के जब खेलते हैं तो उनके मन में खेल भावना से काम करने का एक स्वभाव ये बनता है। कभी भी काम करते हुए तनाव ना आए, इसलिए इस प्रकार के आयोजनों से व्यक्ति अपने आप को ढाल लेता है कि खेल खेलेंगे, एक दूसरा कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन जीत हार का मतलब ये नहीं कि कोई जीवन से हार गया। कोई खेल भावना से भी थोड़ी देर के लिए एक प्रसंग आया, कंपटीशन हुआ, आज उसको मानो कम कोई अंक मिले या कम रन बनाए हैं, अगली बार और रन बनाएगा, दूसरा जो पहले से ज़्यादा बना रहा है वो और उससे ज़्यादा बनाएगा। तो इस प्रकार से प्रतियोगिता की भावना सब में बनती है। और आइए बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। ताज़ा समाचार मिलने तक न्यूजीलैंड ने 5 विकेट खोकर 176 रन बना लिए हैं। रचिन रविंद्र और विल यंग ने टीम को तेज शुरुआत दी। हालांकि कीवी टीम का पहला क्रिकेट विल यंग के रूप में गिरा, जिन्हें वरुण चक्रवर्ती ने 15 पर LBW किया। इसके कुछ देर बाद ही कुलदीप यादव ने रचिन रविंद्र को 37 रन पर बोल्ड कर भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिलाई। केन विलियमसन को 11 के स्कोर पर ही कुलदीप ने अपनी ही गेंद पर कैच करके भारत को बड़ी सफलता दिलाई। टॉम लैथम को 14 रन पर रविंद्र जडेजा ने आउट कर न्यूजीलैंड का चौथा विकेट गिराया। वहीं ग्लेन फिलिप्स को 34 रन पर वरुण चक्रवर्ती ने बोल्ड किया। और इस पर हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं ताज़ा जानकारी देने के लिए। मुकेश, देखिए, पूरी भारत और भारतवासियों की नज़र इस टूर्नामेंट पर है। भारत ने लय पकड़ते हुए बेहतरीन शुरुआत की है, लेकिन चूंकि क्रिकेट संभावनाओं का और आशंकाओं का खेल रहता है, अभी के हालात को देखते हुए, अभी के स्कोर को देखते हुए किस तरह के समीकरण बन रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अभी का स्कोरबोर्ड बता रहा है 200 के आसपास ये टीम जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जो अगर कैचेस नहीं छूटे होते तो शायद पॉसिबिलिटी जो है वो और बढ़ जाती। जो अभी हाल में जो कुछ कैचेस छोड़े, शुभमन गिल ने जो कैच ड्रॉप किया, लेकिन स्थिति अभी भी कंट्रोल है। फाइनल मुकाबला है चैंपियंस ट्रॉफी का, ये फैंस हैं देखिए, और ये कह रहे हैं कि होली का इससे बढ़िया कोई तोहफा नहीं हो सकता भारत अगर इसको जीती है। कितना बड़ा मौका है भारत के पास चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल जीतने का। होली दुगनी आज से ही मना देंगे, एक हफ्ते बाद है, आज से ही मनाना हम शुरू कर देंगे, क्योंकि इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और मुझे लगता है न्यूजीलैंड 250 तक भी नहीं पहुंचेगी और हम जरूर इस सीरीज को जरूर जीतेंगे। हम बिल्कुल इस सीरीज को और जीतेंगे। और भी फैंस हैं, आप कैसे देखते हैं अभी तक की जो स्ट्रैटेजी चल रही है? अभी जो विकेट्स गिर रहे हैं, 5 आउट हो चुके हैं, जो रह गए उनका कैसे देखते हैं आंकलन? नहीं, बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रही है इंडिया की टीम, खासकर स्पिनर्स ने बहुत बढ़िया खेला है और हमें लगता है कि स्कोर को अगर 200 के अंदर कंप्लीट करेंगे तो हम लोग ये मैच पक्का जीत रहे हैं। मिस्टर स्पिनर आए वरुण, उसको कैसे आप देख रहे हैं? ये तो ऐसी स्पिनर की पिच है, तो वरुण तो वैसे ही चलना था और आज हम एक तरफा जीत रहे हैं, ये कंफर्म है। आप क्या कहेंगे? जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया, जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया।
ये देखिए मिलीजुली प्रतिक्रिया, आपने जैसा कहा संभावनाओं का खेल है, अभी पूरा सेशन बाकी है, अगले 50 ओवर में कैसे चेस करेंगे वो देखना होगा। लेकिन जो अभी करंट सिचुएशन है जिसमें 5 विकेट गिर चुके हैं, 5 खिलाड़ी और जाने बाकी हैं, लेकिन अभी इस तरह से भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने दबाव बनाया हुआ है, चाहे रविंद्र यादव हो, कुलदीप यादव हो, रविंद्र जडेजा हो, माफ कीजिएगा, और तमाम वो गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती हैं। अभी मुझे लगता है स्पेल बाय स्पेल और विकेट गिरेंगे और 200 सवा 200 में अगर ये इनको रिस्ट्रिक्ट कर लेते तो इंडिया के लिए अपर हैंड होगा। और उनके पास भी जो उनके लास्ट टाइम के 5 विकेट टेकर थे वो नहीं है, ऐसे में हेनरी का ना होना भी कहीं ना कहीं उन्हें खलेगा। लेकिन मुकेश, फिर भी अगर चेस करने की बारी आएगी तो जिस तरीके से जिस तत्परता के साथ हमें स्कोर को चेस करने की कोशिश करनी होगी हमारे भारतीय खिलाड़ियों को, क्योंकि हमें न्यूजीलैंड की फील्डिंग को हल्के में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, नो डाउट, आपने बिल्कुल सही कहा। न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जिनकी फील्डिंग अच्छी है, बॉलिंग भी अगर देखें उनके पास स्पिनर्स हैं, जितने स्पिनर्स इंडिया के पास हैं तो कंपैरेटिवली उनके पास एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है। लेकिन चेस करने के लिए हमारे पास अगर रोहित शर्मा को देखा जाए, जिस तरह का उनका प्रीवियस परफॉर्म रहा, जिस तरह से वो खेलते हैं, मुझे लगता है आज हिटमैन की भूमिका इंपॉर्टेंट रहेगी। उनका लास्ट क्रिकेट का ये मैच भी माना जा रहा है। विराट कोहली जिस तरह चेज कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या जिस तरह से कर रहे हैं, श्रेयस अय्यर हैं, तो एक काफी डेप्थ है बल्लेबाजी में, 8वें नंबर तक बल्लेबाजी हमारे पास। लेकिन सबसे जरूरी है कि किस स्कोर पर रोकेंगे, ये भी जान लेते हैं। किस स्कोर पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किस स्कोर तक जाएंगे इस मैच में इंडिया? ये मेरे हिसाब से 240 तो क्रॉस करेगा न्यूजीलैंड। जब भी मजा आएगा, कंपटीशन होगा, जब मजा लास्ट में जीतेगा तो इंडिया ही जीत गया। 240 जाएगा मेरे हिसाब से लास्ट तक। 240 का एक्सपेक्टेशन है, लेकिन मेरा जो आकलन है 25 या 200 225 जो अभी की सिचुएशन दिख रही है, अगर 225 या 225 के आसपास ऑल आउट कर लेते हैं तो बेटर कंडीशन होगा इंडिया के लिए और तीसरा मौका होगा जब चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भारत जीतेगा। निश्चित रूप से मुकेश, और अगर चैंपियंस ट्रॉफी ये मुकाबला भारत जीत जाता है तो होली से पहले होली भारत आज ही मनाएगा और पूरे भारत वासियों की शुभकामनाएं इसके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश शुक्ला तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो पूरे भारत की उम्मीद है कि ये मैच हम ही जीतें। और आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आईफा की। फिल्म निर्माता रमेश सिप्पी रविवार को अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी आईफा पुरस्कार 2025 के आयोजन के इतर अपनी 1975 की सुपरहिट फिल्म शोले की विशेष स्क्रीनिंग में शामिल हुए। ये फिल्म इस साल अपने रिलीज के 5 दशक पूरे कर रही है। इस खास मौके पर फिल्म की स्क्रीनिंग जयपुर के प्रतिष्ठित राज मंदिर सिनेमा में हुई। शोले को ब्लॉकबस्टर हिंदी फिल्मों में से एक माना जाता है, जिसमें संजीव कुमार, अमजद खान, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी और जया बच्चन ने काम किया था। सिप्पी के पिता दिवंगत जीपी सिप्पी द्वारा निर्मित ये फिल्म 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी। विशेष स्क्रीनिंग को लेकर रमेश सिप्पी ने कहा कि आईफा के 25 साल उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने शोले के 50 साल हैं। 25 years of AIFA are as important today as 50 years of Sholay. Together, we had a wonderful start last night. And it will continue not just tonight, but on and on. खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन मनोज कुमार ने दिल्ली में केवीआईसी के राजघाट कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 6 राज्यों में 205 मधुमक्खी पालकों को 2050 मधुमक्खी बक्से, हनी कॉलोनी और टूल किट वितरित किए। मनोज कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 में गुजरात के बनासकांठा के दीसा में श्वेत क्रांति के साथ स्वीट क्रांति का आह्वान किया था। इससे प्रेरित होकर केवीआईसी ने 2017 में हनी मिशन की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 20,000 से अधिक लाभार्थियों को 2 लाख मधुमक्खी के बक्से और मधुमक्खी कॉलोनियां मिल चुकी हैं। गांवों में स्वीट क्रांति फैलाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप 2017 से हनी मिशन योजना शुरू की गई है। इस मिशन के तहत मधुमक्खी पालकों को मधुमक्खी कॉलोनियों और मधुमक्खी बक्सों का वितरण किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवसारी में लखपति दीदी सम्मेलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने लखपति दीदियों के साथ एक यादगार मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान मौजूद महिलाओं ने बड़ी भावुकता के साथ अपने अनुभव साझा किए। मेरा एक सपना था कि एक दिन मैं नरेंद्र मोदी जी को मैं मिलूंगी। वो आज हमारा सपना पूरा हो गया। वो भी वुमेन्स डे के दिन
हमने नहीं सोचा था कि हम मोदी साहब को मिल पाएंगे, पर हमारा आज सपना पूरा हो गया। हमारे मान थे समाज में, पर यहाँ मिल के हम जाएंगे तो हमारा 2 गुना हमारा मान बढ़ जाएगा। बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ कि आज यहाँ तक आने का हमें मौका मिला, वो भी जो वुमेन्स डे है इसके हिसाब से हम सब यहाँ पे मिले, और जो हम आज प्रधानमंत्री से मिलके बहुत ही उनका जितना भी आभार व्यक्त करे उतना कम है। मैं ड्रोन पायलट हूँ। मैं पायलट तो नहीं बन सकी, लेकिन ड्रोन तो उड़ा सकती हूँ। प्लेन तो नहीं उड़ाएंगे, लेकिन ड्रोन उड़ाएंगे, क्योंकि मैं ड्रोन दीदी हूँ। और आज मोदी जी से मिलके हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हम इतने बड़े जो हमारे देश के प्रथम नागरिक है उसे मिल रहे हैं। सर ने जो यहाँ लिखा है ना, स्त्री स्वाभिमान, पर आज उनसे मिलके हमें अभिमान हो रहा है। हमारे साथ जुड़ी जो भी महिलाएं हैं उनको भी हमने लखपति दीदी बनाए हैं, और आगे भी हमारा यही प्रयत्न रहेगा कि हम और दीदियों को भी लखपति बनाए, उनको कोई ना कोई काम सिखाए और आगे तक जाए। मैं तो लखपति हूँ, और मेरे गांव की जो 80 से 100 महिलाएं हैं वो भी लखपति बन चुकी है, और हम वड़ा प्रधान मोदी जी का बहुत दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हमें उसकी वजह से ही मिला है। तो बहुत बहुत आभार। टीबी मरीजों की पहचान के लिए पोर्टेबल एक्सरे मशीन बड़ी कारगर साबित हो रही है। इस मशीन से मिनटों में जांच हो जाती है। खास बात यह है कि इसे कहीं भी सेटअप किया जा सकता है और जांच के लिए किसी भी अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं होती। इस एक्सरे मशीन को गांव में कहीं भी ले जाकर एक्सरे किया जा सकता है। टीबी जांच में यह गेम चेंजर साबित हो रहा है। कैसे मिनटों में एक्सरे मशीन एआई के जरिए टीबी की जांच कर रही है, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के मधुबेनिया गांव में इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। डीडी न्यूज़ की टीम उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिला के मधुबेनिया गांव में है, और आप यह देखिए कि एक शिविर लगा करके टीबी की स्क्रीनिंग की जा रही है, जांच की जा रही है। यहाँ पर एक पोर्टेबल एक्सरे मशीन लगाई गई है, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस की जांच के लिए एक्सरे की बड़ी अहम भूमिका होती है, और इस एक्सरे मशीन को हाथ से चलाया जाता है, पोर्टेबल है और गांव-गांव में ले जाया जा सकता है, ताकि टीबी के मरीजों की जल्द से जल्द पहचान की जा सके। आप देखिए कि गांव में एक्सरे मशीन का उपयोग बहुत प्रभावी तरीके से किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, किस तरीके से इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, खासतौर पर पोर्टेबल एक्सरे मशीन का? ये बहुत अच्छी टेक्निक है, जिससे हम ये तो पता चलता है हमें कि हमारी आशा बहुओं को ये बता दिया गया है कि इन लोगों में टीबी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसको कहते हैं वल्नरेबल पॉपुलेशन या उच्च जोखिम वाली जनसंख्या। अब उस उच्च जोखिम वाली जनसंख्या या वल्नरेबल पॉपुलेशन को इस तरह से ही जो आप देख रहे हैं एक्सरे करके हम उनके घर के पास ही पहुंच के ये देख लेते हैं कि इसको टीबी होने की कोई है कि नहीं। डॉक्टर का काम बच गया, उसको 5000 एक्सरे नहीं पढ़ने पड़े। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये बता दिया कि 600 में हमें कुछ एबनॉर्मल मिला। इस एक्सरे मशीन की क्या खासियत है? इस एक्सरे मशीन की ये खासियत है कि पहले क्या होता था, एक्सरे मशीन होती थी स्टेबल, वहाँ पर मरीज़ को जाना पड़ता था, तो वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता था। अभी जो है हर एक्सरे मशीन तक इनका पहुँचना संभव नहीं है, तो मशीन इनके पास पहुँच गई। तो इस तरह से बड़ी आबादी की वल्नरेबल पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग उनके घर के पास हो गई। इसका ये रिवोल्यूशनरी एक फ़ायदा है। दूसरा स्टेप है सर, वहाँ पे कंप्यूटर लगा है, तो क्या डायरेक्ट थोड़ी देर में वहाँ पे विजुअल मिल जाता है? तो अभी व्यक्ति का खींचा है वो भी ऐसे ही आ जाता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता देती है कि इसमें कुछ एबनॉर्मल है या नॉर्मल है, इतना बता देती है। मिनटों में, सेकंडों में इस तरह की पहचान आप कर सकते हैं? बिल्कुल, मिनटों में। स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है, और उसमें पोर्टेबल जो एक्सरे मशीन है उसका बड़ा अहम रोल है, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है। तुरंत एक्सरे की पहचान कर लेता है और बताता है कि ये मरीज संदिग्ध है, इनकी फिर से एक और अनदर जांच की जाए, और इसके वजह से टीबी के मरीजों की पहचान की जा रही है। और यही एक तरीका है जिससे टीबी के संक्रमण की चेन को तोड़ने में मदद मिलेगी, और जो टीबी मुक्त भारत अभियान है उसकी सफलता इसी पर निर्भर है। कैमरामैन योगेश के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।
एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स